कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति पढ़ेंगे, आज का टॉपिक है हमारा, और उसमें हम एल्केन का आईयूपीएसी नामकरण पढ़ेंगे। एल्केन के आईयूपीएसी नामकरण में आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि एल्केन जो होती है उनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है और इन्हें हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इनका जो ओल्ड नेम था वो एल्केन का पैराफिन था। पैराफिन का मतलब होता है जिनकी कम एफिनिटी होती है किसी के भी साथ रिएक्ट करने की, क्योंकि यहाँ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है और उस वजह से यहाँ पर विद्युत ऋणता इसकी बहुत ही कम होती है और उस वजह से इसकी कम एफिनिटी होती है किसी और के साथ रिएक्ट करने की, इसलिए इनको पैराफिन कहा जाता था। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अगर किसी यौगिक में किसी भी एक भी अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है तो उन्हें हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल हो जाएगा एल्कीन और एल्काइन। नामकरण, आईयूपीएसी नामकरण में आपको ये चीज याद करनी है, 1 कार्बन अगर किसी यौगिक में तो मैथ वर्ड आएगा, 2 कार्बन एथ आ जाएगा, 3 कार्बन का मतलब प्रॉप, 4 कार्बन का मतलब ब्यूट, 5 कार्बन मतलब पेंट, 6 का मतलब हैग, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, और फिर अगर 9 कार्बन वाली एल्केन होती है तो उसे नॉनेन, और 10 कार्बन वाली एल्केन को डेकेन कहते हैं। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मैंने CH4 लिख दिया तो इसको आप क्या कहेंगे? 1 कार्बन का मतलब मैथ, और क्योंकि ये एल्केन है तो इसको कहते हैं मेथेन। इसी तरह से C2H6 लिख दिया तो 2 कार्बन वाली एल्केन को आप क्या कहेंगे? एथेन। तो ये चीजें तो समझ में आ गई होगी आपको। इससे आप फॉर्मूला बना सकते हैं। 4 कार्बन वाली ब्यूटेन का फॉर्मूला आप कैसे बनाएंगे? N की वैल्यू 4 मान लेंगे तो C4 हो जाएगा, फिर यहाँ 4 रखेंगे तो 4 2 8, 8 + 2 10, तो C4H10 जो है वो किसका हो जाएगा? अणुसूत्र ब्यूटेन का। ठीक है, अब अणुसूत्र लिख लिया। अगर आपको इससे संरचना सूत्र बनाना है तो सबसे पहले आप करो, क्योंकि ये एल्केन है। कैसे पता चला एल्केन? जब जितने कार्बन है उसके डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन हो, डबल से भी 2 ज्यादा हाइड्रोजन हो, इसका मतलब वो क्या है? एल्केन है। तो आपको सिर्फ अणुसूत्र देख के ही पता चल जाएगा कि ये क्या है? एल्केन है, क्योंकि यहाँ जितने कार्बन है उसके डबल से 2 ज्यादा क्या है? हाइड्रोजन है। तो इसको कहते हैं, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, और एल्केन है इसलिए ब्यूटेन। अब अगर इसका आपको संरचना सूत्र बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे? चारों कार्बन को सिंगल बॉन्ड से अटैच कर देंगे, क्योंकि एल्केन का मतलब ही है कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। तो चारों कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच करने के बाद हर कार्बन की संयोजकता कितनी होनी चाहिए? 4। तो संयोजकता जो है वो कितनी होती है? कार्बन की 4 होती है, मतलब हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, ना तो 4 से ज्यादा और ना 4 से कम। अगर आप ऐसा संरचना सूत्र बना लेते हैं इसका मतलब आपने सही बनाया है। तो यहाँ अगर आप इस कॉर्नर कार्बन की बात करो तो इसका 1 बॉन्ड है, तो 2 3 और 4, 1 और 2 बने हुए हैं, 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, और बाकी की वैलेंसी आप हाइड्रोजन लगाकर क्या कर दो? कंप्लीट कर दो। तो यहाँ देखो ये C4 है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 क्या हो गए? हाइड्रोजन। तो ये हो गया ब्यूटेन का अणु सूत्र से संरचना सूत्र बनाना। ठीक है, लेकिन अगर आपको संरचना सूत्र दे रखा हो, जैसे मैंने संगणित संरचना सूत्र इसका कैसे लिखते हैं मैंने बताया था, इसको हम लिख सकते हैं CH3, इसको लिखते हैं CH2, इसको लिखते हैं CH2, और इसको लिखते हैं CH3। अगर ये ऐसे दे रखा होता और आपको कहते कि इसका नामकरण करो, तो यहाँ से स्टार्ट होती है मेन इंपॉर्टेंट चीज कि आईयूपीएसी नामकरण कैसे किया जाता है। देखो, जिन कार्बन के बीच में लगातार बॉन्ड है उन कार्बन की एक सबसे लंबी कार्बन चेन सेलेक्ट करनी होती है। पहला रूल क्या है? सबसे लंबी, जो भी यौगिक जिसका नामकरण आप कर रहे हो उसके अंदर सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला का, यानी कि कार्बन की चेन का चयन करना,
ये पहला इंपॉर्टेंट चीज है आईयूपीएसी नामकरण में। अगर आपने ये सही सेलेक्ट कर लिया तो आगे ठीक होता जाएगा, लेकिन अगर आपने कार्बन चेन ही गलत सेलेक्ट कर ली मतलब कि आगे तो नामकरण गलत होगा ही। तो सबसे पहला काम करना है, सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला का चयन करना है, जिसको आप जनक श्रृंखला कहेंगे। उसका नाम क्या होता है? जनक श्रृंखला। यानी कि पहला काम है जनक श्रृंखला का चयन करना। जनक श्रृंखला इंग्लिश में पेरेंट चेन कहते हैं, तो ये नाम भी याद रखना है आपको। पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी होती है आपको। पेरेंट चेन इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं कि देखो, जैसे आप इस कार्बन से इस कार्बन पे जा रहे हो, इस कार्बन से इस कार्बन पे, तो यहाँ पर आपने ये पेरेंट चेन सेलेक्ट कर ली, चारों कार्बन चेन में आ गए। उसके बाद आपको नंबरिंग करनी होती है। नंबरिंग आप इधर से भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं। तो आपने नंबरिंग कर दी 1 2 3 4, 4 कार्बन है मतलब कि ब्यूट। वहां से देखो 4 कार्बन का मतलब क्या हो गया? ब्यूट। और सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब ब्यूटेन। सिंगल बॉन्ड का मतलब एल्केन होता है, तो इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटेन। ठीक है, जब तक सीधी चेन है और कोई श्रृंखला नहीं है तब तक तो नामकरण आसान होता है। लेकिन अब हम करेंगे शाखित श्रृंखला वाली हाइड्रोकार्बन का नामकरण आप कैसे करेंगे। तो जब ब्रांच हो, देखो ऐसा होता है कि देखो जैसे सपोज कि सी 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 सी, मैं सिर्फ कार्बन लिख रही हूँ, अभी मैं हाइड्रोजन नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, इस तरह से कोई चेन है। अब ऑब्वियस है कि इसमें बाकी की जो संयोजकता है ना, वो हाइड्रोजन से कंप्लीट है। सारे कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं और बाकी की संयोजकता किससे कंप्लीट हो रखी है? हाइड्रोजन से। ठीक है, तो अगर आप करना भी चाहें तो सब जगह हाइड्रोजन लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ कॉर्नर वाले पे हमेशा CH3 होता है, तो ये भी CH3, ये भी CH3 और ये भी CH3। अब इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 और की जरूरत है तो CH2 हो जाएगा। इस कार्बन के देखो 3 बॉन्ड है, तो एक ही हाइड्रोजन लगाकर 4 बॉन्ड हो जाएंगे। ठीक है, 2 बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन लगाने से 4 हो जाएंगे, सॉरी 2 लगाने पड़ेंगे। यहाँ 3 है तो 1 लगाना पड़ेगा। ये हो गया इस यौगिक का संगनित सूत्र। ठीक है, अब आपको इसमें जनक श्रृंखला का चयन करना है। किसका चयन करना है? जनक श्रृंखला। सबसे लंबी कार्बन चेन क्या होगा? सबसे लंबी कार्बन चेन को हम क्या कहते हैं? जनक श्रृंखला। तो यहाँ देखो, मैं आपको सारी जनक श्रृंखला जो पॉसिबल है, एक आप ऐसा करेंगे कि आप सोचेंगे 1 2 3 4 5, इस कार्बन से इस कार्बन पर गई मैं, इस कार्बन से इस कार्बन पर चली गई, तो अब मैं इधर नहीं जा सकती। रीजन कि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है। तो याद रखना, आप एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर तभी जा सकते हैं जब उनके बीच में क्या हो? बॉन्ड हो। तो जैसे यहाँ देखो 1 2 3 4 5, अब अगर मैं यहाँ चली गई तो मैं यहाँ से यहाँ नहीं जा सकती क्योंकि इन दोनों के बीच में बॉन्ड नहीं है। तो पहली जनक श्रृंखला जो मैं चूज कर सकती थी वो ये है 1 2 3 4 5, इसमें कितने हैं? 5 कार्बन है। ठीक है, दूसरी मैं ये कर सकती थी, देखो यहां से अगर मैं स्टार्ट करती, किसी भी कॉर्नर से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं से भी, और किसी भी कॉर्नर पर जाकर आप एंड हो सकते हैं। तो यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करती तो 1 2 3, इधर जाती तो 4 ही होता। लेकिन अगर मैं देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ देखो 6 कार्बन हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें इस कार्बन चेन में 6 कार्बन हो रहे हैं। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, इधर भी जा सकती थी ना, क्योंकि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में भी बॉन्ड है। तो यहाँ भी जा सकती थी मैं, यहाँ भी जा सकती थी। देखो अगर मैं इधर से ये वाली सेलेक्ट करती हूँ तो इसमें ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये CH3 नहीं आएगा। रीजन, क्योंकि जैसे ही आप एक इस कार्बन से इस कार्बन पे जाओगे और इस कार्बन से इस कार्बन पे जाओगे, अब आप या तो इधर जा सकते हो या उधर जा सकते हो, दोनों तरफ एक साथ नहीं जा सकते। तो मैं यहाँ से इस तरफ मुड़ गई तो मैं इधर नहीं जा सकती, ये बच गया, ये पेरेंट चेन में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ हुआ ये 1 2 3 4 5 6, तो 5 से तो 6 वाली बड़ी है, इसलिए मैं इसका चूज नहीं करके इसका चूज करूंगी। अब आप कहेंगे कि मैं नीचे क्यों नहीं गई? देखो अगर मैं नीचे जाती, ठीक है, अगर मैं नीचे चली जाती इस तरह से, ठीक है, मैं इससे इस कार्बन पे चली जाती तो मैं उस कार्बन पर नहीं जा पाती। ठीक है, क्यों नहीं जा पाती? क्योंकि एक बार इससे इस पर आने से इसके और इसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है कि मैं उधर चली जाऊं।
तो अगर मैं 1 2 3 4 5 6 में इधर आती हूँ तो भी मेथिल ही बचता है, और अगर मैं उधर जाती हूँ तब भी मेथिल ही बचता है। इसलिए आप किसी भी एक तरफ चले जाओ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर अब ये हो गया कि ये तो आपने जनक श्रृंखला चयन कर ली। सेकेंड है नंबरिंग करना, यानी कि अंकन करना। अब पेरेंट चेन का क्या करना है आपको? अंकन करना है, इसको कहते हैं नंबरिंग करना, यानी कि पेरेंट चेन को नंबर करना है। अब देखो नंबर आप इधर से कर सकते थे, 1 2 3, 3 नंबर पर एक ब्रांच आ रही है। देखो जो भी जनक श्रृंखला में नहीं आते हैं, ये तो हो गई जनक श्रृंखला, और जो भी ग्रुप जनक श्रृंखला में नहीं आ रहे हैं उनको कहते हैं प्रतिस्थापी। ये है प्रतिस्थापी, ये भी क्या है? प्रतिस्थापी, सब्स्टिट्यूट, इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूट। तो ये तो हो गई पेरेंट चेन, और जो पेरेंट चेन में नहीं आए ग्रुप उनको कहते हैं प्रतिस्थापी। नाम याद करने पड़ेंगे आपको। यहाँ पर जनक श्रृंखला का जब आप नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग उस छोर से करनी है, यानी कि उस एंड से करनी है जहां से प्रतिस्थापी को कम नंबर मिले, यानी कि प्रतिस्थापी नजदीक हो। तो यहाँ देखो 1 2 3, 3 पे प्रतिस्थापी आ रहा है। यहाँ पर देखो 1 और 2, 2 नंबर कार्बन से प्रतिस्थापी अटैच है, इसलिए आप नंबरिंग इधर से करेंगे, ना कि इधर से। इधर से करोगे तो गलत हो जाएगा। तो ये हो गया कार्बन नंबर 1, ये हो गया कार्बन नंबर 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। नंबरिंग सिर्फ जनक श्रृंखला को ही की जाती है। जनक श्रृंखला को नंबरिंग हो गई। अब 2 पर प्रतिस्थापी है और 4 पर प्रतिस्थापी है, ठीक है। अब 2 पे जो प्रतिस्थापी है इसका नाम मेथिल है। एक कार्बन वाले प्रतिस्थापी को मेथिल कहेंगे। हमेशा याद रखो प्रतिस्थापियों के नाम के पीछे इल लगता है। तो एक कार्बन मतलब मैथ, और पीछे लग गया इल, मतलब क्या हो गया? मेथिल। यहाँ भी एक ही कार्बन वाला प्रतिस्थापी है तो इसका नाम भी क्या हो गया? मेथिल। तो जब आप आयुपेसी नामकरण लिखते हैं तो याद रखो पहले प्रतिस्थापियों के नाम लिखे जाते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। प्रतिस्थापियों के नाम लिखे जाते हैं पहले अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, और उसके बाद जनक श्रृंखला का नाम लिखा जाता है। नाम इस तरह से होगा, बाद में जनक श्रृंखला का नाम, पहले प्रतिस्थापियों का नाम। और प्रतिस्थापियों का जब आप नाम लिखेंगे तो उनके नंबर मेंशन करेंगे कि वो किस नंबर की कार्बन से अटैच है। जैसे ये मेथिल है, ये 2 नंबर कार्बन से अटैच है, और ये वाला भी मेथिल है तो ये 4 नंबर कार्बन से अटैच है। तो आप इसका नामकरण कैसे करेंगे? 2 4, और कितने मेथिल हुए? 2, तो लिखेंगे डाई मेथिल। 2 4 डाई मेथिल। यहाँ पर याद रखना नंबर और नेम के बीच में हाइफन लगाना है, और 2 नंबर के बीच में कॉमा लगता है, ठीक है। तो आपने लिखा 2 4 डाई मेथिल, और फिर जनक श्रृंखला का नाम। जनक श्रृंखला का नाम क्या होगा? देखो 6 कार्बन वाली एल्केन है, क्योंकि सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन है। 6 कार्बन वाली एल्केन है। 6 कार्बन का मतलब हेक्स, और एल्केन है तो पीछे एन, तो हेक्सेन। तो 2 4 डाई मेथिल हेक्सेन, इस यौगिक का क्या हो जाएगा? आईयूपीएसी नेम। तो पहला काम करना है जनक श्रृंखला सिलेक्ट करनी है। दूसरा काम करना है जनक श्रृंखला को अंकन करना है। अंकन उस छोर से करना है जहां से प्रतिस्थापी नजदीक हो या प्रतिस्थापियों को कम से कम अंक मिले, ठीक है। देखो अगर आपने नंबरिंग यहाँ से की तो प्रतिस्थापी को नंबर मिला 2 और 4। अगर आप नंबरिंग इधर से करते तो 1 2 3 4 5, 3 और 5 मिलता, ठीक है। अगर आप 2 और 4 का सम करो तो 6 होता है, 5 और 3 का करो तो 8 होता है। तो आपको वो ग्रुप सेलेक्ट करना है जिसमें कम प्रतिस्थापियों का अंकन नंबर जो है वो कम से कम आना चाहिए, ठीक है। इसलिए हमने नंबरिंग इधर से की, ना कि इधर से। तो ये अंकन करने का ध्यान में रखना है, प्रतिस्थापियों को कम से कम अंक मिलना चाहिए। और उसके बाद जब आप नाम लिखेंगे पहले प्रतिस्थापियों का नाम लिखेंगे अल्फाबेटिक ऑर्डर में, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, और उसके बाद जनक श्रृंखला का नाम लिखेंगे। प्रतिस्थापियों का नाम लिखते वक्त उनके नंबर मेंशन करने होते हैं। 2 नंबर के बीच में कॉमा लगेगा, नंबर और नेम के बीच में हाइफन लगेगा, ये बात ध्यान रखनी है। और 2 4 डाइमेथिल हेक्सेन, इसका क्या हो जाएगा? आईयूपीएसी नाम। बाकी तो आप यौगिकों जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप नामकरण में उतने ज्यादा परफेक्ट होते जाएंगे।
नामकरण में एक इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको आनी चाहिए और वो है प्रतिस्थापियों का नाम लिखना। ठीक है, प्रतिस्थापियों का सही नाम आएगा जब ही आप नामकरण कर पाएंगे। प्रतिस्थापियों के नामकरण में आपको हमेशा याद रखना है कि आगे वाले को उपसर्ग कहते हैं, पीछे वाले को प्रत्यय, तो प्रत्यय इल लगता है, यानी कि उनके नाम के पीछे कोई भी, जैसे कि कार्बन नंबर 2 है तो एथिल, पीछे इल लगता है, ये बात ध्यान रखना। नाम के पीछे क्या लग जाता है? इल। तो प्रतिस्थापी का नाम इस तरह से किया जाता है। यहाँ पर देखो, अगर प्रतिस्थापी में CH3 है, अब मैंने ये वाला वैलेंसी फ्री क्यों रखा है? क्योंकि यहाँ से ये जनक श्रृंखला से सेलेक्ट होता है। प्रतिस्थापी हमेशा कहाँ होता है? जनक श्रृंखला के ऊपर होता है, अकेले उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो CH3 और ये डैश का मतलब है कि यहाँ पर ये जनक श्रृंखला से अटैच है, और इस प्रतिस्थापी में एक कार्बन है, मतलब कि मैथ, और पीछे लगाओगे इल तो बन जाएगा मैथ प्लस इल, मैथिल। ठीक है, इसी तरह से अगर आपका प्रतिस्थापी CH2 CH3 है तो दो कार्बन का मतलब एथ और पीछे इल लगाओगे तो एथिल। ठीक है, इसी तरह से CH2 CH2 CH3, तीन कार्बन वाली प्रतिस्थापी को आप कहेंगे प्रोप, और पीछे इल लगाओगे तो प्रोपिल। लेकिन प्रोपिल में ऐसा है कि ये प्रतिस्थापी जो है प्रोपिल वाला, तीन कार्बन वाला प्रतिस्थापी, इस तरह से सीधा सीधा भी अटैच हो सकता है पेरेंट चेन से। देखो, जैसे कि सपोज ये पेरेंट चेन है, ठीक है, और इससे ये प्रोपिल जो है इस तरह से भी अटैच हो सकता है सीधा सीधा, CH2 CH2 CH3, यानी कि पहले 1 नंबर कार्बन जो है वो पेरेंट चेन से अटैच है। तो इसको तो कहते हैं नॉर्मल प्रोपिल। क्या कहते हैं? नॉर्मल प्रोपिल। तो इसका नाम हो गया नॉर्मल प्रोपिल। और जब आप अल्फाबेटिक ऑर्डर देखेंगे तो नॉर्मल का एन जो है वो काउंट करेंगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर में इसका एन देखेंगे। यहाँ पर देखो, ऐसा भी हो सकता था कि इस तरह से अटैच होता, कैसे कि मिड वाला कार्बन जनक श्रृंखला से अटैच होता, तो यहाँ CH CH3 और CH3। तो देखो, ये प्रतिस्थापी है जिसमें भी तीन कार्बन है तो इसको भी आप प्रोपिल ही कहेंगे, लेकिन इसमें और इसमें फर्क क्या है? ये 1 नंबर कार्बन से अटैच है जबकि ये 2 नंबर कार्बन से अटैच है। ठीक है, तो जब ये 2 नंबर कार्बन से अटैच हो तो इसको हम आइसोप्रोपिल कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है कि ये CH CH3 और CH3, मतलब कि प्रोपिल में अगर 2 नंबर कार्बन जनक श्रृंखला से अटैच है तो इसको हम कहते हैं आइसोप्रोपिल। नॉर्मल प्रोपिल और आइसोप्रोपिल, आइसो का आई काउंट करेंगे आप नामकरण में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि अगर आप 4 नंबर कार्बन हो प्रतिस्थापी में, 4 तक ही याद रखना है क्योंकि उससे ज्यादा कार्बन प्रतिस्थापी में होते नहीं है, तो 4 तक आपको याद करना है कि प्रतिस्थापियों का क्या नाम होता है। अब 4 कार्बन जो है वो भी 3 तरीके से अटैच हो सकते हैं जनक श्रृंखला से। देखो, सपोज कि ये क्या है? जनक श्रृंखला है, इसमें 4 कार्बन इस तरह से अटैच हो सकते हैं कि एक तो सीधे सीधे CH2 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 और CH3 इस तरह से अटैच है पेरेंट चेन से। ठीक है, दूसरा ये हो सकता है कि माना कि ये जनक श्रृंखला है और यहाँ इस तरह से अटैच है कि ये इस कार्बन से अटैच है, तो CH, ये हो जाएगा CH3 CH2 और CH3, 2 नंबर कार्बन से अटैच है। ठीक है, एक ऐसा हो सकता था, इसका स्ट्रक्चर देखो, 3 तरीके से अटैच हो सकते हैं ये, कि यहाँ पर CHO और इस तरह से यहाँ पर CH3 CH2 और CH3, ये तो इसके जैसा हो गया। ठीक है, एक तो ये हो गया। ठीक है, अब ये हो सकता था कि ये CH3 इस पर, जो कार्बन जनक श्रृंखला से अटैच है उस पर नहीं अटैच हो, और किस पर हो? यहाँ पर CH3, तो ये हो जाएगा CH2। हमेशा कार्बन की वैलेंसी का ध्यान रखना है, 2 3 4, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो इस तरह से अटैच हो, देखो तीनों अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इस तरह से सीधे सीधे अटैच है तो इसको कहेंगे नॉर्मल ब्यूटिल। क्या कहेंगे? नॉर्मल ब्यूटिल। ठीक है, अगर इस तरह से अटैच हो कि ये जो कार्बन जो जनक श्रृंखला से अटैच है उस कार्बन से 2 और कार्बन अटैच है,
तो इस कार्बन को कहते हैं 2 डिग्री कार्बन। जो कार्बन जनक श्रृंखला से अटैच है उससे 2 और कार्बन अटैच है तो इसको कहते हैं 2 डिग्री। ठीक है, तो इसको कहते हैं 2 डिग्री के लिए सेकेंडरी ब्यूटिल। और जब आप नामकरण में इसका यूज करेंगे अल्फाबेटिक ऑर्डर में तो सेकेंडरी का एस काउंट नहीं करेंगे बल्कि ब्यूटिल का बी ही काउंट करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर ये कार्बन जनक श्रृंखला से अटैच है लेकिन ये 2 डिग्री नहीं है। देखो, इससे 2 कार्बन अटैच नहीं है, इससे केवल एक ही कार्बन अटैच है। लेकिन फिर भी ब्रांच हो अगर उसके अंदर, सीधा नहीं हो, तो ये नॉर्मल ब्यूटिल नहीं है, ये सेकेंडरी ब्यूटिल नहीं है, तो ये क्या है? आइसोब्यूटिल। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नॉर्मल ब्यूटिल समझ में आ गया, सेकेंडरी ब्यूटिल अगर समझ में आ गया तो तीसरे टाइप का हो तो उसको क्या कहेंगे? आइसोब्यूटिल। तो ये है आइसोब्यूटिल। तो इसका नामकरण आप करोगे आइसोब्यूटिल, आइसो का आई काउंट करोगे आप, लेकिन सेकेंडरी का एस काउंट नहीं करोगे बल्कि ब्यूटिल का बी काउंट करोगे इसके नामकरण में, और इसके नॉर्मल ब्यूटिल में आप एन काउंट करोगे। तो ये ध्यान रखना है प्रतिस्थापियों के नामकरण में, ये याद करना है आपको कि किस किस प्रतिस्थापी का क्या नाम होता है। नॉर्मल ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल, आइसोब्यूटिल। ठीक है, एक और तरीके से ब्यूटिल अटैच हो सकता है। देखो, अगर पेरेंट चेन में ये इस तरह से अटैच हो कि ये कार्बन और यहाँ पर CH3 और CH3, यहाँ भी देखो प्रतिस्थापी में कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 मतलब ब्यूटिल हुआ। लेकिन जो कार्बन जनक श्रृंखला से अटैच है उस कार्बन से 3 और कार्बन अटैच है तो इसको कहते हैं टर्सरी ब्यूटिल। टर्सरी ब्यूटिल। तो टर्सरी का टी काउंट करना है? नहीं करना है, टर्सरी का टी काउंट नहीं होगा, ब्यूटिल का बी ही काउंट होगा। तो इसके लिए आप लिखोगे ब्यूटिल, इसके लिए लिखोगे सेकेंडरी ब्यूटिल, आइसोब्यूटिल, और ये हो गया टर्सरी ब्यूटिल। तो ब्यूटिल 4 तरह से अटैच हो सकता है पेरेंट चेन से। ठीक है, अब हम इन 3 यौगिकों के नामकरण करेंगे। बाकी आप नामकरण का ऐसा है कि जितना प्रैक्टिस करेंगे आप नामकरण में उतने ज्यादा परफेक्ट होते जाएंगे। यहाँ पर देखो, सबसे पहला काम करेंगे हम पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5, अगर आप इधर भी जाते हैं तो 1 2 3 4 5, यहाँ से भी 1 2 3 4 5 ही है, तो आप कोई भी पेरेंट चेन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हर तरीके से 5 है, यहाँ मैंने इस पेरेंट चेन को क्या कर लिया? सेलेक्ट कर लिया। अगर देखो मैं इस तरफ इधर नीचे चली जाती तो भी मैथिल पीछे बचता, और इधर जाने से भी मैथिल ही पीछे बच रहा है, तो मैं किसी भी तरफ जा सकती हूँ। तो ये तो हो गई जनक श्रृंखला, जिसका नाम कहाँ लिखा जाता है? पीछे। ठीक है, लास्ट में लिखा जाता है। जो जनक श्रृंखला में नहीं आए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रतिस्थापी। तो ये है प्रतिस्थापी और ये भी है प्रतिस्थापी। तो नामकरण में पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखा जाता है, और अगर प्रतिस्थापी सेम हो तो जैसे कि ये भी मैथिल है और ये भी क्या है? मैथिल। इसका मैथिल नाम है प्रतिस्थापी का, और इसमें भी एक ही कार्बन है तो इसको हम क्या कहेंगे? मैथिल। जब प्रतिस्थापी सेम हो तो यहाँ पर पहले पेरेंट चेन का नंबरिंग करो 1 2 3 4 5। अगर आप इधर से भी देखो 1 2 3 4 5, इधर से भी कर रहे हो तो 2 और 4 मिल रहा है नंबर, अगर आप इधर से भी करते तो 2 और 4 ही मिलता। तो आप नंबरिंग किधर से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 और 4 पर मेथिल है और 2 मेथिल है, तो आप क्या लिखेंगे? 2 4 डाई मेथिल। मिक्स करके लिखेंगे, ना कि ऐसे लिखेंगे कि 2 मेथिल 4 मेथिल, अलग अलग नहीं लिखना है। अगर प्रतिस्थापी सेम हो तो मिक्स कर लेना है, पहले दोनों के नंबर लिखने हैं 2 और 4, और फिर क्योंकि मेथिल 2 है तो आप लिखेंगे डाई मेथिल। अगर ये 3 होते तो ट्राई करते, 4 होते तो टेट्रा, 5 होते तो पेंटा। तो 2 4 डाई मेथिल। और अब पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे। पेरेंट चेन में 5 कार्बन है और सारे कार्बन के बीच में देख लीजिए सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये हो गया पेंटेन। 5 कार्बन वाली एल्केन को क्या कहते हैं? पेंटेन। तो इस यौगिक का नाम हो गया 2 4 डाई मेथिल पेंटेन। अब इसका नाम लिखें, देखें सबसे पहले वही काम करेंगे, पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे 1 2 3 4 5, ये हो गई आपकी पेरेंट चेन। ठीक है, अब यहाँ पर आप जब नंबरिंग करेंगे तो इधर से देखो 1 और 2 पर एक ही मेथिल है, जबकि इधर से देखो तो 1 और 2 पर 2 मेथिल है।
तो आपको उधर से ही नंबरिंग करना है जहां से प्रतिस्थापी ज्यादा से ज्यादा नजदीक हो और प्रतिस्थापियों को कम से कम अंक मिले। देखो मैं नंबरिंग दोनों तरफ से करके बताऊंगी आपको, 1 2 3 4 और 5। अगर आपने इधर से नंबरिंग किया तो देखो 2 मेथिल को 2 2 मिला और 1 मेथिल को 4 मिला, ठीक है। अगर आप इधर से करते सपोज 1 2 3 4 और 5, तो इस मेथिल को, एक ही मेथिल को 2 मिलता, 2 मेथिल को 4 नंबर मिलता। और आपको वो सेट सेलेक्ट करना है जो जिनका योग कम हो। तो यहाँ देखो 4 5 6 7 8 आ रहा है, जबकि यहाँ 4 और 4 8 9 10 आ रहा है। तो आपको वो सेट सेलेक्ट करना है जिसका सम कम से कम हो। तो इसीलिए आपने नंबरिंग इधर से की, ना कि उधर से। अब आपने जब नंबरिंग कर ली तो 2 2 पर दोनों मेथिल है और 4 पर भी मेथिल है, तीनों मेथिल है, तो अलग अलग नाम नहीं लिखना है। आपको क्या करना है, तीनों के पहले नंबर लिखना है, 2 2 और 4, और उसके बाद तीनों मेथिल है तो आप लिखेंगे ट्राई मेथिल, ट्राई मेथिल, क्योंकि अब ये तीनों मेथिल क्या है, प्रतिस्थापी है। और उसके बाद पेरेंट चेन का नाम, पेरेंट चेन में 5 कार्बन है, मतलब क्या हो गया, पेंटेन। तो इस यौगिक का नाम हो गया 2,2,4 ट्राई मेथिल पेंटेन। अब इसका नामकरण करते हैं। सबसे पहले पेरेंट चेन लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए, सबसे लंबी कार्बन की चेन, ज्यादा से ज्यादा कार्बन जो है वो पेरेंट चेन में आ जाने चाहिए। यहाँ देखो अगर आप ये सिलेक्ट करते हो 1 2 3, तो यहाँ भी CH3 पे ही आ रहा है। अगर आप इधर से सिलेक्ट करते हो 1 2 3, तो यहाँ भी CH3 पे ही आ रहा है। तो यहाँ देखो जब आप 1 2 3 करते हो तो इधर भी पीछे CH2 CH3 ही बच रहा है। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो तब भी पीछे CH2 CH3 ही बच रहा है। तो आप इधर से तो कहीं भी जा सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन सेलेक्ट कर ली जिसमें 7 कार्बन है। अब देखो अगर आप इसको लेते ये पीछे छूट जाता, तब भी नाम सेम ही आता। अगर आप इसको ले रहे हो ये पीछे छूट रहा है, नाम सेम ही आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको लेने से पीछे एथिल छूट रहा है, इसको लेने से पीछे एथिल ही छूट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वो दोनों से सेम ही नाम आएगा। अब आपका, आपने पेरेंट चेन तो सिलेक्ट कर ली 1 2 3 4 5 6 7, उसमें 7 कार्बन है। पेरेंट चेन का नाम तो हो जाएगा 7 कार्बन के हिसाब से हेप्टेन। 7 कार्बन वाली एल्केन को क्या कहते हैं, हेप्टेन। तो ये तो हो गया पेरेंट चेन का नाम जो पीछे लिखा गया। अब पीछे बचे जो पेरेंट चेन में नहीं आए वो प्रतिस्थापी। अब यहाँ देखो पेरेंट चेन का आप जब नंबरिंग करोगे तो इधर से देखो 1 2 3 पर क्या आ रहा है, मेथिल, और इधर 1 2 3 पर आ रहा है एथिल। जब ऐसा हो कि जिस छोर से आप अंकन कर रहे हो वहां से प्रतिस्थापी की संख्या सेम हो, ठीक है, यहाँ भी थर्ड पर एथिल, यहाँ भी थर्ड पर मेथिल, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर यहाँ पर थर्ड से 4 पर इसके लिए भी मेथिल ही आ रहा है, और इधर भी आप थर्ड से 4 पर जाओगे तो क्या आ रहा है, मेथिल। मतलब दोनों के लिए कंडीशन सेम हो जब सारी, तो आपको देखना है एथिल का E और मेथिल का M। यानी कि आपको अब अगर आप नंबरिंग कर रहे हो और प्रतिस्थापी समान दूरी पर हैं, दो अलग अलग प्रतिस्थापी अगर समान दूरी पर हैं, तो नामांकन उस तरफ से करना है जहां पर जिस प्रतिस्थापी का अंग्रेजी वर्णमाला में पहला नाम आता है। तो एथिल का ई जो हैगा अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है, इसलिए आप नंबरिंग इधर से करेंगे ना कि उधर से। तो बात समझ में आ गई। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो आपने इधर से नंबरिंग की क्योंकि एथिल का ई जो है अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है, वरना यहाँ से भी 3 नंबर पर प्रतिस्थापी आ रहा था मेथिल, ठीक है। तो नाम क्या हो जाएगा, देखो अब एथिल जो है वो 3 नंबर कार्बन से अटैच है, तो आप क्या लिखेंगे 3 एथिल, क्योंकि इसमें भी जो प्रतिस्थापियों के नाम लिखे जाते हैं वो भी अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में ही लिखने होते हैं। तो इसीलिए 3 एथिल और उसके बाद मेथिल देखो 4 और 5 पर है, तो आप क्या लिखेंगे, हमेशा नंबर और नाम के बीच में हाइफन आता है, तो 4 5, यहाँ नंबर और नेम के बीच में मैंने क्या लगागा, हाइफन। तो 3 एथिल 4 5 डाई मेथिल, 2 मेथिल है तो डाई मेथिल, 4 पे भी मेथिल 5 पे भी मेथिल, तो लिखा डाई मेथिल। तो इस यौगिक का नाम हो गया 3 एथिल 4 5 डाई मेथिल हेप्टेन। और नाम में हमेशा ध्यान रखना है 2 नंबर के बीच में कॉमा, नंबर और नेम के बीच में हाइफन लगाना है। 3 एथिल 4 5 डाई मेथिल हेप्टेन,
इस यौगिक का क्या